ठीक है, चलिए। तो देखो आपको बताया था ना, ब्लड कॉर्पस्कल फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स एक ही चीज होता है। और ब्लड प्लाज्मा के मेजोरिटी ऑफ कंपोनेंट का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, बताओ भाई। ब्लड प्लाज्मा के मेजोरिटी ऑफ कंपोनेंट का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, वेरी गुड। और ब्लड सेल की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, आफ्टर बर्थ, बोन मैरो में। कहाँ पे, आप सबको मालूम है। एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमोपोएसिस, आप सबको मालूम है। तो पहला चीज तो ये है कि आपका रेड बोन मैरो फैक्ट्री है, रेड बोन मैरो फैक्ट्री है किसका, ब्लड सेल्स का। आप में से और दूसरा चीज हीमोपोएसिस, मतलब कोई भी ब्लड सेल्स जो बनता है उसको हम कहते हैं हीमोपोएसिस। इसमें आरबीसी का बनना भी होता है, डब्ल्यूबीसी का बनना भी होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का भी बनना होता है, सबको हीमोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तीसरा जो चीज है, मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स कौन से हैं, तो आप सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, एवरीवन नो। लीस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स कौन सा है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। अब आप में से बताइए ट्रू ब्लड सेल्स किसको कहेंगे, ट्रू ब्लड सेल्स, ओनली डब्ल्यूबीसी। क्यों ट्रू ब्लड सेल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस खाली इसी ब्लड सेल्स में होता है, ना तो आरबीसी में होता है ना प्लेटलेट्स में होता है। प्लेटलेट्स तो बेसिकली सेल ही नहीं है, सेलुलर फ्रेगमेंट्स है, इसलिए ट्रू ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बात ही हो जाए, लार्जेस्ट साइज कौन से ब्लड सेल्स का होता है, लार्जेस्ट साइज आरबीसी डब्ल्यूबीसी का किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी नहीं कहेंगे, किसका होता है बता, डब्ल्यूबीसी का। अब डब्ल्यूबीसी में ही मोनोसाइट्स होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी इन जनरल, डब्ल्यूबीसी का साइज कितना से कितना के बीच में होता है, 12 से 20 माइक्रोन मीटर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड सेल कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है टोटल ब्लड का, तो परसेंटेज वाइज, वॉल्यूम वाइज, तो 45% ऑन एवरेज, 40 से 50%। नेक्स्ट बात बताइए आप लोग, ये तो हमने आपको बताया भी था ना, हाँ बताया था। नेक्स्ट बताइए, अगर एक गिवन सैंपल है और इसमें ब्लड सेल्स यहाँ पे बैठ गया है, तो इसमें ऑलमोस्ट 95%, 99% जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ अकेले किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से। क्योंकि आरबीसी अकेले बहुत ज्यादा है। एक ड्रॉप खून में कितना, एक ड्रॉप खून में आरबीसी का काउंट कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन। एक ड्रॉप खून का मतलब क्या हो गया, पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं, पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है ना, गलत है, क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं, पर क्यूबिक मिलीमीटर। एक ड्रॉप खून का मतलब हो गया 1 क्यूबिक मिलीमीटर। एक ड्रॉप खून में डब्ल्यूबीसी कितना से कितना के बीच होता है, तो 6000 से 8000, सिर्फ 6000 से 8000, कहाँ 50 से 55 लाख, कहाँ से 6 से 8। और प्लेटलेट्स कितना होता है, तो 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 to 3.5 लाख।
तो ये बताओ खुद आप कुछ सोचो, कहाँ 50 से 55 लाख, कहाँ 6000 से 8000 और कहाँ 1.5 से 3.5 लाख। तो 50 लाख के कंपैरिजन में 3.5 लाख की कोई वैल्यू है? बताओ भाई। और उसमें भी प्लेटलेट्स इज वेरी स्मॉल, उसका साइज सिर्फ 2 से 3 माइक्रोन मीटर होता है। तो अगर एक गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड को देखा जाए तो उसमें अगर आप कंपेयर करोगे, समझ रहे ना बात को, तो सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? किसका होगा भाई? बोलो, आप ही बताओ। आरबीसी का, ठीक है ना। अब आरबीसी के बारे में देखो, आरबीसी क्या बताओ, आरबीसी नॉन वर्टिब्रेट्स में होते हैं। डज आरबीसी प्रेजेंट इन नॉन वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस समझते हो? डज, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डज की जगह मज लिख किया, पोज लिख किया। डज आरबीसी प्रेजेंट इन नॉन वर्टिब्रेट? बोलो यस या नो में आंसर दो। नॉन वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हो गया? देखो, आप लोग किंगडम एनिमेलिया पढ़ोगे ना, तो कॉर्डेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वर्टिब्रेटा एंड नॉन वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। तो सारे कॉर्डेटा में आरबीसी नहीं होता है, सिर्फ वर्टिब्रेटा में होता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। तो आरबीसी प्रेजेंट इन ओनली, तो आंसर इसका क्या होगा, नो या यस? तो नो, आरबीसी प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में जो आरबीसी होता है, जो वर्टिब्रेट में आरबीसी जो होता है, वो न्यूक्लिएटेड होता है या नॉन न्यूक्लिएटेड? बताओ। एक बच्चे ने सिर्फ आंसर दिया है, अब बाकी लोग क्या देंगे? वर्टिब्रेट्स का आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होगा या न्यूक्लिएटेड? देखिए, आप में से सबने आंसर जो है ना बिल्कुल ही क्या दिया है, सही या गलत? बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है। आप में से सबने बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है। देखो, वर्टिब्रेट्स में आता है, सब में अपनों में, आप में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं। वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है, पहले ये बताओ। तो वर्टिब्रेट्स में आता है, मैं सीधे लिख देता हूँ, काहे को अभी किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे तो डिटेल में। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं वर्टिब्रेट्स में? तो क्लास साइक्लोस्टोमाटा, जिसमें लैम्प्रे वगैरह आता है। क्लास कॉन्ड्रिचथाइस, क्लास ऑस्ट्रिचथाइस, क्लास एम्फीबियन, क्लास रेप्टिलियन, क्लास मैमेलियन। ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। इसमें से इन सब में न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, न्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉन्वेक्स। अब मेंजा को याद आ गया, मेंजा खान। मेंजा ये लड़की का नाम होता है या लड़के का? भाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेजना, अच्छा मेजना है, सॉरी मेंजा, मेजना खान, तो लड़की हो, लड़की का ही नाम होगा। तो न्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉन्वेक्स, ठीक है ना। और मैमेलियन में क्या होता है? तो मोस्टली नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट कैमल एंड लामास। समझ में आया ना? ठीक है ना। अब मैमल्स में आरबीसी क्या होता है? मैमल्स में जो आरबीसी का होता है वो क्या होता है? बाई कॉनकेव। सारे मैमल्स में बाई कॉनकेव होता है। इवन कैमल और लामाज में भी क्या होता है? लामाज लिखते हैं,
ललामास क्या होता है, बाइकॉन्केव। लेकिन सारे, अब आपसे कोई पूछ दे कि रेप्टाइल्स का आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगा या नॉन न्यूक्लिएटेड, बताओ भाई। बोलो। अबे तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो ना, आंसर देते हो खटाखट। पूरा न्यूक्लिएटेड लिखे, न्यू लिख दो खाली, इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ कि समझ सकता हूँ कि आप लोग। तो उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ कि जब तक क्वेश्चन नहीं पूछो तो बच्चे का क्लास में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, और जब तुम्हारा आंसर आता है तो लगता है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। अब आइए नेक्स्ट बात जो करते हैं वो क्या है, तो इन सारे के आरबीसी, किन सारे के, साइक्लोस्टोमा से लेकर रेप्टिलियंस के आरबीसी और इवन कैमल और लामाज के आरबीसी क्या एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे या अनएरोबिक? एरोबिक करेंगे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ मैमल्स के जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनएरोबिक। क्योंकि बेटा इसमें खाली न्यूक्लियस ही नहीं बल्कि मैमल्स के आरबीसी में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ठीक है ना, गोल्जी एपरेटस भी नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। सेल में सेलुलर ऑर्गेनेल होता है ना, डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन, जैसे क्या है, राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। लेकिन गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि मैमल्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका आरबीसी कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, बोलो, एरोबिक या अनएरोबिक? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन किसके जरिए, किसके हेल्प से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। और जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा तो, और मैमल्स, ऑलमोस्ट सारे मैमल्स के आरबीसी कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आई इनमें से किस वर्टिब्रेट का आरबीसी सबसे बड़े साइज का होता है? सबसे छोटे साइज का नहीं, मुझे मालूम नहीं किसका होता है, लेकिन सबसे शायद मस्क डियर का होता है, ये मैमल्स में से बिलोंग करता है। सबसे बड़ा आरबीसी किसका होता है? लार्जेस्ट आरबीसी बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एम्फीबियन। लिख दे रहा हूं, लार्जेस्ट आरबीसी बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन में भी टाइगर सैलमेंडर होता है, उसका होता है, उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। जबकि स्मॉलेस्ट आरबीसी मस्क डियर का होता है जो कि मैमल से बिलोंग करता है। ठीक है ना, लिख देते हैं। मस्क डियर मैमल्स है, ये एक तरह का क्या है, मैमल्स है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, तो चलिए आगे की बात करते हैं, बेटा क्लास लेना, ठीक है ना, बाद में बात कर लेंगे, क्लास लेना। चलिए, हाँ ठीक, वेरी गुड। तो अब आइए आरबीसी के बारे में कुछ और बात डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले आरबीसी के, अब हम लोग इससे आरबीसी से पहले ब्लड सेल्स का क्लासिफिकेशन, सिद्रा इकरार, इज योर फर्स्ट क्लास सिद्रा? इज दिस योर फर्स्ट क्लास सिद्रा? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड सेल्स। कैसे क्लासिफाई करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? तो 3 कैटेगरी में, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स नहीं कहेंगे, बनता तो देखो क्या होता है ना, ये बोन मैरो है, मान लो ये बोन मैरो है, सपोज करो ये बोन मैरो है, तो इसके अंदर पहले बनता है ये थ्रोम्बोसाइट्स, और ये थ्रोम्बोसाइट्स छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है और इसको कहते हैं सेलुलर फ्रेगमेंट्स, और ये क्या है, ये है प्लेटलेट्स। तो आपको समझ में आया ना कि बेसिकली जो सेल है वो है थ्रोम्बोसाइट्स, लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स टूटने के बाद बोन मैरो कैंट्री वो किस में चेंज हो जाता है, प्लेटलेट्स में।
तो प्लेटलेट्स इज एक्चुअली सेलुलर फ्रेगमेंट ब्रोक डाउन इनटू cellular fragment known as platelets। कोई दिक्कत? अब आइए बात करें एरिथ्रोसाइट्स की। तो ये बताइए आप लोग, एरिथ्रोसाइट्स का कोई दूसरा नाम है? तो यस, अरे यार सॉरी, मैं थ्रोम्बोसाइट्स लिख दिया हूँ, इसको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, सॉरी फॉर दैट। हाँ थैंक यू नूरिन, आपने याद दिला दिया है, सॉरी, मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं इसको। और प्लेटलेट्स का को हम लोग टेक्निकली थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। मैं कहीं और चला गया था, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, दिमाग से बात इधर से उधर ये हो गया था, ठीक है। तो मेगा कैरियोसाइट्स, इसको हम क्या कहते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है ना। चलिए अब आइए, एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? तो आप सबको मालूम है, रेड ब्लड सेल या कॉर्पस्कल। ल्यूकोसाइट्स का WBC। अच्छा ये बताओ, एरिथ्रोसाइट तो ठीक है रेड कलर का होगा, WBC किस कलर का होगा? WBC का क्या कलर होगा? कलरलेस। व्हाइट मत करना, व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस के लिए इस्तेमाल होता है, डोंट टेल व्हाइट। अब आ जाओ, एरिथ्रोसाइट के फर्दर कोई सब टाइप नहीं होते हैं, लेकिन ल्यूकोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप होते हैं? तो हम आगे बेसिस बताएंगे। कौन से 2 टाइप्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स के? ग्रैनुलोसाइट्स किस बेसिस पे, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ऑर्गेनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में 3 आते हैं, आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। न्यूट्रोफिल, किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है हम आगे डिस्कस करेंगे। यूसिनोफिल, बेसोफिल। और इसमें आता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। कौन सा? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब देखिए, लिम्फोसाइट को फर्दर हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन से बता भाई? 2 नहीं बल्कि 3। NK सेल्स, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स। T lymphocyte, NK cells, NK stand for Nudin Sheikh, NK stand for natural killer cells। T lymphocyte को फर्दर हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? तो इसको हम करते हैं T हेल्पर, T साइटोटॉक्सिक एंड T सप्रेसर या रेगुलेटर, ठीक है ना। सप्रेसर कहो या रेगुलेटरी कहो, सेल्स कहो, ठीक है ना। रेगुलेटरी करो, चलो करते हैं रेगुलेटरी। तो यहाँ तक बात समझ। अभी मैं सबका बेसिस भी बताऊंगा किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। अब आपको यहीं पे मैं लिख देता हूं, तो 1 ड्रॉप खून में 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये कितना होता है? 50 से 55 लाख, 5 मिलियन में याद रखो, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ये कितना होता है बता भाई? ल्यूकोसाइट्स कितना होता है? बोलो कितना मिलियन? 6000 से 8000 पर क्यूबिक एम। प्लेटलेट्स कितना होता है? तो 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब एरिथ्रोसाइट्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो एरिथ्रोसाइट्स के बारे में आप क्या जानते हो?
मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल, ये कई बार बोल चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। इन मैमल मोस्टली नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना, अनएरोबिकली रेस्पायर, अब आइए, अराउंड 33% ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्पेस ऑफ mature RBC occupied by a complex quaternary protein, complex quaternary protein hemoglobin। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी रिक्वायर, ये सारा वेरियस थिंग, फॉर एग्जाम्पल कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन बोलो, कौन सा हार्मोन आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है? हाँ बोलिए। एपी, एपी क्या होता है? एपी क्या होता है आप बताएं। ईपी, हाँ बिल्कुल सही। हार्मोन जो होता है रिक्वायर्ड होता है एरिथ्रोपोएटिन। कौन सा? एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है। कहाँ से रिलीज होता है जी? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का सोर्स कहाँ है, क्या है सोर्स ऑफ एरिथ्रोपोएटिन? कहाँ से आता है? खून में, जेजी सेल्स ऑफ। अब जेजी सेल्स क्या होता है बताएंगे? किडनी। अब ये जेजी सेल्स क्या होता है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स नेफ्रॉन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसके अलावा आयरन की जरूरत होती है, इसके अलावा विटामिन B12 की जरूरत होती है, इसके अलावा विटामिन के की जरूरत होती है, विटामिन सॉरी फॉलिक एसिड, विटामिन फॉलिक एसिड जिसको विटामिन B9 भी कहते हैं। इसके अलावा और किसकी? कॉपर की जरूरत होती है, और किसकी? थायमिन वगैरह की भी जरूरत होती है, विटामिन B1 की भी जरूरत होती है, और सब ये मेन चीज है। ये मेन चीज है, और भी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको इतना तो याद ही रखना है कि आरबीसी के सिंथेसिस के लिए कम से कम एक एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का होना जरूरी है, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड कॉपर का होना जरूरी है, ठीक है ना। ये विटामिन ई की भी जरूरत होती है, विटामिन B1 की भी जरूरत, थायमिन की भी होती है, विटामिन B2 की भी होती है, लेकिन वो सब आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है ना। अब आइए बेटा, अब नीट का पेपर आ गया है, सीपीएमटी का पेपर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो वो अननेसेसरी चीजों पे आप याद करके दिमाग पे बर्डन मत डालिए, ठीक है ना। समर एंड शहर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीसी का हमने साइज क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 7 से 8 माइक्रोन, क्यों साइज में यही तो कहोगे ना कि सर 7 से 8 माइक्रोन मीटर, या कुछ और कहोगे? 7 to 8 माइक्रोन मीटर। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो इसके लिए मैंने आपके, क्योंकि हाथ से बनाना डिफिकल्ट होता है, ये देखो ये डायग्राम देखो, दिख रहा है? आरबीसी सरफेस व्यू में एक ऊपर से या नीचे से और साइड से सेक्शन काट के देखो। तो
ये डायमीटर इसका आज से 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर। लेकिन सेक्शनल व्यू में देखो तो ये कितना होता है? 2 to 3 माइक्रोमीटर। तो समझ में आया बात? ये बात समझ में आया? बाई कॉनकेव क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर से भी कॉनकेविटी है, इधर से भी कॉनकेविटी है, और इस साइड से भी, नीचे से भी हुई कॉनकेविटी। समझ में आया सबको? तो वाई लिखो जल्दी से। समझ में सबको आया तो वाई लिखो जल्दी से, ठीक है ना? वेरी गुड। रादिया अहमद, चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीसी के साइज में आप ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको मैं मिटाऊंगा, यहाँ पे आपको इसमें ये लिखना होगा कि इन डायामीटर, पूरा डिटेल में याद रखें आप, ठीक है ना? अब आई शेप आपको मालूम ही है, बाई कॉनकेव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी भले ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट का, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होता है? अराउंड 97% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, अराउंड 97%। 3% जो होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अराउंड 97% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, एंड 3%। तो लेकिन ये देखो ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्ट तो करता है, लेकिन ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है कि एनारोबिक? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए आप सबको मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, कोई सेलुलर ऑर्गेनेल ही नहीं होता है, तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है ना? अब आई क्या आरबी, तो इसका मतलब फंक्शंस ऑफ आरबीसी लिखा जाए तो क्या क्या फंक्शन है फंक्शंस ऑफ आरबीसी में? तो फंक्शंस में लिखेंगे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन से गैसेस? तो O2 एज वेल एज CO2। O2 को किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है भाई? जिस मॉलिक्यूल को के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है उस मॉलिक्यूल का नाम बताइए, समर एंड शहर। आरबीसी ट्रांसपोर्ट O2 इन विच फॉर्म? तो ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में? रादिया अहमद, आप बेटा पहले क्लास में थे, इससे पहले वाले क्लास में? हाँ बोलो। यू आर फ्रॉम अलीगढ़ रादिया? आरबीसी की बात कर रहा हूं, सारा समदानी। आरबीसी किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है बोलो? और आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी प्लाज्मा में तो डिसॉल्व हो गए, ब्लड ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। यस बिल्कुल सही आंसर है, कार्बो अमाइनो। अगर सेंटर पॉइंट की तरफ जाना तो तेल भी डलवा लेना। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन किसमें फॉर्म में? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। समझ में आया बात? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है? इसके अलावा क्या और भी काम है आरबीसी का? तो देखो आरबीसी का काम किसकी वजह से होता है? उसमें जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से। और हीमोग्लोबिन का एक और काम है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी also act as acid base buffer। एसिड बेस बफर से आपको ब्लड बफर लिख देता एज ए ब्लड बफर। बेटा अगर ब्लड का पीएच थोड़ा बहुत इधर उधर, अगर मान लिया एसिड ज्यादा आ जाए ब्लड में कहीं से भी, या बेस ज्यादा आ जाए, तो हीमोग्लोबिन उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो आरबीसी का ये काम हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन है। अब ये बताओ हीमोग्लोबिन
आरबीसी के अंदर ही हमेशा रहता है या आरबीसी से बाहर भी होता है? In case of mammals or vertebrates, hemoglobin present inside the RBC or outside the RBC or both places? In case of vertebrates, RBC always present inside the. In case of vertebrates, hemoglobin always present inside the RBC, whereas in non-chordates, especially in Annelida, hemoglobin is also present. देखो hemoglobin कॉर्डेट्स में तो सब में होते हैं और सारे कॉर्डेट्स का कॉर्डेट्स का सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं और सारे वर्टिब्रेट्स का कलर लाल होता है। क्यों लाल होता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन आप अगर अर्थवर्म को कभी मारोगे, अर्थवर्म को आपने कभी मारा होगा तो आपने देखा होगा अर्थवर्म का भी लाल खून होता है। लेकिन अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन तो होता है लेकिन वो आरबीसी के अंदर नहीं होता, वो उसके प्लाज्मा में डिसोल्व रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि प्लाज्मा, या एनसीईआरटी में भी है, हीमोग्लोबिन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट always dissolve in dissolve करना है, reside inside, always reside inside RBC, whereas in case of annelids, हीमोग्लोबिन परजेंट, प्लस एंटी का मतलब परजेंट, प्लस एंटी का मतलब परजेंट। बेटा कोऑर्डिनेट्स में कोई जरूरी नहीं कि आरबीसी हो, सॉरी हीमोग्लोबिन हो और आरबीसी हो, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स का ही एक पार्ट है वर्टिब्रेट्स। देखो कोऑर्डिनेट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। जैसे कि यूरो कोऑर्डिनेट्स में, कुछ यूरो कोऑर्डिनेट्स में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। समझ में आया ना बात? एनी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड, प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्रेजेंट इन प्लाज्मा और डिसॉल्व इन प्लाज्मा। समझ में आया ये सबको बात? ये सबको समझ में आया? दोनों का खून, वर्टिब्रेट्स का भी और एनिलिडा का भी, सबका खून क्या हुआ? लाल हुआ। लेकिन एनिलिडा के केस में कहाँ पे है हीमोग्लोबिन? उसके प्लाज्मा में है। अगर मान लो सपोज करो, एक बात ऐसे ही आपके नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है, ये नीट में या इसमें नहीं आएगा। अगर मान लो हमारा किसी वजह से, हमारा आरबीसी किसी वजह से हमारे ब्लड में ही टूट फूट जाए बिना एस्पिरिन में जाए हुए, और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाए, हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाए, तो क्या उससे कोई नुकसान है? जाहिर सी बात है, नेचुरल नहीं है तो नुकसान तो होगा। हीमोग्लोबिन इज क्वाइट टॉक्सिक टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन इज टॉक्सिक टू सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन इसीलिए हमारे ह्यूमन बॉडी में या जितने भी वर्टिब्रेट्स है सबके लिए हीमोग्लोबिन क्या है? टॉक्सिक है। तो कभी भी ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात ना? चलिए, ऐसे नॉलेज के लिए था। अब आइए नेक्स्ट बात करें। तो हीमोग्लोबिन एक मैच्योर आरबीसी में कितना होता है? वन मैच्योर आरबीसी ऑफ ह्यूमन contain one mature RBC of human contain around 280 million molecule of hemoglobin, around 300 million। बेटा वो क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी उस पर भी आऊंगा। एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है? 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। कितना मिलियन? 280, अराउंड 300 मिलियन। जस्ट इमेजिन, ठीक है ना।
अब आइए हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को देखा जाए, ब्लड में कितना है। तो भाई आप 100 ml अगर ब्लड लेते हो तो उसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितना है, अगर आप उसका वेट करोगे तो 12 से 16 ग्राम। तो क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, देखो भाई मेरी राइटिंग बहुत इंटरनेशनल है तो मेरी राइटिंग पे तुम लोग हंसना मत। क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन vary between range of 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो 100 ml ब्लड में नॉर्मल हेल्दी, इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन। थोड़ा सा मेल में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है और फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसी तरह से आरबीसी का काउंट भी मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, ठीक है ना। चलिए अब आप लोगों को से पूछे हम कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप लोग शायद पूरी तरह से आंसर नहीं बता पाएंगे, कहेंगे सर हीमोग्लोबिन एक ब्लड पिगमेंट है जो ब्लड को लाल कलर देता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और हीमोग्लोबिन के बारे में हमने कहीं लिखा होगा कि कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी प्रोटीन, कहीं लिखा होगा, लिखा है कहीं कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी प्रोटीन, कहीं हमने लिखा है शायद अभी। तो कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी प्रोटीन भी आपको क्या होता है इसके बारे में, हाँ ये लिखा तो है। तो कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी प्रोटीन। तो बेटा इस बात को भी याद कर लेना, इसका मतलब बायोमोलिक्यूल में समझ में आएगा। एक जो कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है ना, वो एक सिंगल, एक कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये बताइए वो कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, या कितना ऑक्सीजन एटम को कैरी कर सकता है। ऑक्सीजन एटम या मॉलिक्यूल, नूरिन शेख, 4 आपने लिखा है। तो एक कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ना, 4 एटम को कैरी करेगा या 4 मॉलिक्यूल को ऑफ ऑक्सीजन। आयशा सुल्ताना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आयशा सुल्ताना, यू आर फ्रॉम अलीगढ़। आयशा सुल्ताना, यू आर फ्रॉम अलीगढ़। यस, और कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी hemoglobin carry 4 oxygen molecule and also 4 CO2 molecule। ये बात आपको नहीं मालूम होगा। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से अटैच होता है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से अटैच होता है तो क्या बनता है, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये दोनों ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, ये दोनों कौन से कंपाउंड हैं, रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल, तो दोनों रिवर्सिबल कंपाउंड है। कौन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये पहले भी लिख चुके हैं, एंड कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये दोनों कौन से कंपाउंड है भाई, रिवर्सिबल कंपाउंड है। मतलब कि रिवर्सिबल कंपाउंड का मतलब समझते हो ना, समझते हो कि नहीं। अभी नहीं बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना करता है, जहाँ पे ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में बताएंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कहाँ बताएंगे, नूरिन से ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में अभी बताएंगे। आपके लिए अननेसरी, जब तक कि आप बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक ये बात नहीं बताएंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी के ब्लड में आरबीसी का काउंट किसी वजह से
नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस। एनी कंडीशन which led to any condition which led to in which there is more RBC than normal is known as condition. Any condition क्या? A condition more RBC, a condition in which there is more RBC than normal is known as पॉलीसाइथेमिया। ये एनसीईआरटी में भी है, इकोलॉजी में, एंड और एरिथ्रोसाइटोसिस। दूसरा, अ कंडीशन इन विच लेस आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब एक टर्म आरबीसी का अगर डिस्कशन हो और हम एक टर्म का के बारे में नहीं बताएं तो ये फिर अधूरा डिस्कशन रह जाएगा। और वो टर्म क्या है? तो वो टर्म है एनीमिया। आप सबने सुना है नाम एनीमिया का? व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया क्या होता है बताएंगे? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया इज अ कंडीशन, देखिए किसी ने लिखा लैक ऑफ ब्लड, किसी ने लिखा डिफिशियंसी ऑफ आयरन, किसी ने लिखा लैक ऑफ ब्लड। समर और शहर ने लिखा डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन। आई एम एग्री विद समर एंड शहर, ठीक है ना। आयरन डेफिशिएंसी नहीं होता है बेटा। मेजना ने भी सही लिखा है। मेजना खान, आर यू द सिस्टर ऑफ आवर ओल्ड स्टूडेंट? किसी ओल्ड स्टूडेंट की सिस्टर हो? किसकी सिस्टर हो? किसकी सिस्टर हो? अच्छा, यमुना की हो। इसीलिए देखो, जो बच्चे के पास पुराने नोट्स हैं वो सब खटाखट आंसर दे रहे हैं। अबूजर दे रहा है, समर शहर दे रही है, मेजना दे रहे हैं, यमुना की सिस्टर हो। चलो अच्छी बात है। देखो, एनीमिया इज अ कंडीशन, पढ़ो बेटा दिल लगा के। तबीयत कैसी है यमुना की? अ कंडीशन इन विच देयर इज लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल। अब एनीमिया, देखो अब एनीमिया जो है ना, कई तरह का होता है। जैसे कि जो मोस्ट कॉमन एनीमिया है, नूरीन से शेख अकेले हैं क्या? कहाँ अकेले हैं? अलीगढ़ में अकेले हैं आप, या अपने माँ बाप के अकेले हैं? चलिए, तो एनीमिया बहुत तरह के होते हैं, और जो सबसे कॉमन एनीमिया है वो कौन सा एनीमिया है? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। भाई आयरन चाहिए, रिक्वायर्ड है आरबी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, और जब हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं तो उसको हम कहते हैं आयरन। तो एनीमिया के टाइप्स ऑफ एनीमिया बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ के नाम जानने हैं और उसके बारे में हम रेलिवेंट प्लेसेस में पढ़ाएंगे। जैसे कि मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा है? आयरन की कमी से होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। स्पेशली इंडिया में तो 50% फीमेल जो है ना इसे सफर कर रही है। फीमेल में एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज मोर कॉमन बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से, ठीक है ना, फीमेल में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ही कॉमन है, ठीक है ना। और इसके बाद और कौन सा होता है? तो होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और कौन से एनीमिया होते हैं? तो और एनीमिया होता है परनीशियस एनीमिया।
भाई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी से होगा, लोहा जब कम खाओगे तो होगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होगा? तो विटामिन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। और ये किसके डेफिशिएंसी से? तो ये होगा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन बी। इसके अलावा एनीमिया के और भी फॉर्म होते हैं, आपको 50 फॉर्म जाएंगे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। आपके जो बुक में है वो है सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा और कौन से एनीमिया होते हैं? तो एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस, और इसको हम कहते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसी तरह से एक और एनीमिया है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। अभी आपको इतना ही याद रखना है, जैसा कि अभी किसी ने लिखा है, बेटा अभी नहीं बताऊंगा, ये सब के लिए आपको जेनेटिक्स का वेट करना होगा। क्लास 12 में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। अभी सब चीज को एक ही दिन बता देंगे तो सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। एक और बहुत ही जेनेटिक कॉमन जेनेटिक एनीमिया थैलेसेमिया, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसमें आप लोगों को पढ़े हुए जब 12th में आओगे, ये दो तरह होते हैं, थैलेसेमिया मेजर एंड माइनर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है दैट इज आल्सो वेरी नॉट रेयर, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। इसके बारे में ये याद रखेंगे कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम 12th में पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इतने तरह के एनीमिया को आपको याद रखना है। बस अभी ये याद रखना है कि ये फॉलिक एसिड की कमी से होता है, ये आयरन की कमी से होता है, ये B12 की कमी से होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये न्यूली बॉर्न बेबी को होता है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इतना याद रखना है इन सब के बारे में रिलेवेंट प्लेसेस पे। तो एनीमिया में होता क्या है, हाउ विल यू डिफाइन द एनीमिया? तो एनीमिया इज अ कंडीशन in which there is a less hemoglobin than normal, और ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, there is less hemoglobin than normal और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ hemoglobin reduced। कोई जरूरी नहीं कि खाली लेस ही हो सकता है नॉर्मल हो लेकिन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज लेस देन नॉर्मल। इतना बात आपको याद रखना होगा, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज लेस देन नॉर्मल। ठीक है। तो यहां तक आपको आरबीसी के बारे में इतना कुछ आपको याद रखना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? क्लियर। अब देखो एनसीईआरटी में आरबीसी के बारे में क्या लिखा है, तो वो भी पढ़ता हूं मैं, जनरली एनसीईआरटी पढ़ता हूं मैं। तो ये एनसीईआरटी में देखो, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी सबको मालूम है, ये आप सबको मालूम है, ये मैंने लिखा नहीं था, बाई चांस दिमाग से मिस हो गया। अच्छा हाँ, दो चीज और, आरबीसी का लाइफ स्पान क्या होता है? लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन, तो आप सबको मालूम है 120 डेज। आरबीसी का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी होते हैं कहां पे जाके टूटते हैं? तो आप सबको मालूम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। अच्छा, ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ब्लड बैंक किसको कहते हैं, बोलो भाई। ब्लड बैंक जैसे होता है ना स्टेट बैंक, ब्लड बैंक इज आल्सो स्प्लीन। अब ये क्यों ब्लड बैंक कहते हैं? क्योंकि जितना भी इमेच्योर ब्लड सेल्स होते हैं ना, ऑल इमेच्योर ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब कहां पे स्टोर रहते हैं? स्प्लीन में, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लड बैंक। इमेच्योर ब्लड सेल्स स्टोर हियर। ठीक है ना।
तो आज ये अब एनसीईआरटी की बुक पे आते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, erythrocytes or red blood cells are the most abundant of all cells in blood. A healthy man has on average 5 to 5.5 million RBC per cubic millimeter. RBC are formed in the red bone marrow in the adults. RBC are devoid of in most mammals. देखो all नहीं लिखा है, क्या लिखा है, most of the mammals. And are biconcave. Biconcave सब में होता है, biconcave सब में होता है. They have a red color iron containing pigment called complex protein called hemoglobin, and the color of name of this cell. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. RBC have an average lifespan of 120, after which they are destroyed in the spleen. That's all for RBC. और ल्यूकोसाइट्स के बारे में मैं कल ही शुरू करूंगा, आज अब मैं नहीं शुरू करूंगा, आज बहुत थकान सी हो रही है. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और ये आरबीसी के बारे में. दैट्स ऑल. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, गुड इवनिंग, जो भी कहिए कर लीजिए, ठीक है.